हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश एकेडमी में। चलिए आज एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। आज का जो टॉपिक है ये 100 मार्क्स इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो इसी का वीडियो जो है आज हम लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का हिंदी करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक एक वर्ड को मैं एकदम विस्तार से बताऊंगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको लिखे हैं वाल्ट हिटमैन। याद रखिएगा, वाल्ट हिटमैन जो हैं ये हैं एक अमेरिकन पोएट। कैसा पोएट है? अमेरिकन पोएट, यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि पोएट के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे उसका। इसके बाद हम इसी वीडियो में आगे चैप्टर का जो आपका पोएम है उसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो हेडिंग दिया हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की अगर आप हिंदी कीजिएगा तो इसका मतलब होगा कि मेरा खुद का गाना। ठीक है, मेरा खुद का गाना वाल्ट हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, देखिए सॉन्ग से याद रखिए, सॉन्ग से। ठीक है, जो इंसान ज़्यादा गाना गाता है वो इंसान क्या होता है तो हिट कर जाता है। हिटमैन से याद रखिए। ठीक है, हिटमैन से, तो इधर से सॉन्ग याद रखिए, इधर से हिटमैन याद रखिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के मतलब होता है मेरा खुद का गाना। देखिए, वाल्ट हिटमैन साहब जो हैं इस वीडियो में ये दर्शाने की कोशिश किए हैं, इन्होंने बताया है कि किस तरह से इंसान अगर डिप्रेशन में हो जाता है या टेंशन में होता है तो इंसान किस तरीक़ा से उसको खुश रहना चाहिए, किस ढंग से वो इंसान जो है खुश रह सकता है। जैसे इंसान, देखिए कभी ऐसा होता है कि इंसान टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो इंसान खुद से गा लेता है, खुद से उत्सव मना लेता है, मतलब गुनगुनाता है ना जो इंसान, वो कितना फ़ायदेमंद है उस इंसान के लिए। उसी के बारे में वाल्ट हिटमैन साहब बताए हैं। वाल्ट हिटमैन साहब सबसे पहले अपने ऊपर बातों को बताए हैं। इनका कहना है कि अगर इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर खुद को समझ लिया तो पूरी दुनिया को समझ सकता है, पूरी दुनिया को के लोगों के मनोभाव को जान सकता है। लेकिन कब? जब खुद को अच्छे ढंग से जान ले तब। ठीक है, तो वाल्ट हिटमैन साहब इसको लिखे हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोएट के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वाल्ट हिटमैन 1819 एंड 1892। देखिए, वाल्ट हिटमैन साहब का जन्म हुआ 1819 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 1892 में। देखिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। तो वाल्ट हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ, मृत्यु हुआ 1892। द पीपल्स पोएट, याद रखिएगा, इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है, जन कवि के नाम से जाने जाते हैं वाल्ट हिटमैन। इज perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced। ध्यान से समझिएगा। इज perhaps का मतलब होता है संभवतः, ऐसा माना जाता है कि मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक पोएट इनको ये माने गए हैं। जो वाल्ट हिटमैन हैं वो मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक पोएट माने गए हैं। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है व्यक्तिगत। ठीक है, और लिटरेरी फिगर के मतलब होता है साहित्यकार। ठीक है, तो व्यक्तिगत साहित्यकार के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं वाल्ट हिटमैन। दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, मतलब अमेरिका में जितने भी अभी तक कवि पैदा हुए उन सबों में व्यक्तिगत साहित्यकार माना गया है किनको? वाल्ट हिटमैन साहब का। ठीक है, आगे देखिए, ही बिगेन वर्किंग, इन्होंने काम करना शुरू किया था एज अ कारपेंटर। ठीक है, इन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिए थे बिफोर ही 12th बर्थडे। 12 साल से भी कम उम्र के थे तो वाल्ट हिटमैन साहब जो हैं कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिए थे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मैंने पहला बार 12 साल से भी कम उम्र के जब वाल्ट हिटमैन थे तो क्या चीज़ का काम करना शुरू किए थे, तो आप याद रखिएगा कारपेंटर का। ठीक है, बिफोर ही 12th बर्थडे, मतलब 12 साल से भी कम उम्र के थे तो इन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया था। और आगे क्या काम किए? ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, इन्होंने प्रिंटर का भी काम किया। प्रिंटर का मतलब होता है प्रेषक, प्रेषक का काम किए, टीचर का भी काम किए, एंड एडिटर और संपादक का भी काम किए। एडिटर जैसे न्यूज़ पेपर वगैरह को जो एडिट करते हैं, ठीक है, उन्हें एडिटर कहा जाता है। एडिटर का भी काम किए। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, याद रखिएगा,
वॉलंटियर का भी काम किए, वॉलंटियर नर्स का भी। देखिए वॉलंटियर नर्स किसे कहते हैं, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा आप लोग। वॉलंटियर नर्स जो है इसको हम लोग कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, अगर आप हिंदी जानना चाहिएगा वॉलंटियर नर्स का, तो वॉलंटियर नर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक। ठीक है, स्वयं सेवक का मतलब ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी परेशानी में हो और उसको जा कर के कोई व्यक्ति उसको मदद कर रहा हो, ठीक है, या कहीं पे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, वहाँ पर वॉलंटियर लोग होते हैं, उनका काम रहता है जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको रक्षा करना, किसी प्रकार के हुड़दंग न हो, उस चीज़ से बचाना उस भीड़ को। ठीक है, तो ये जब अमेरिका में सिविल वार हुआ, सिविल वार के मतलब गृह युद्ध, जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा था तो उस समय वॉलंटियर नर्स का काम किए थे वाल्ट हिटमैन साहब। हिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए वाल्ट हिटमैन साहब का जितने भी पोएट हैं, जितने भी पोएट्री हैं, जितने भी इनकी कविताएं हैं, वो सब कलेक्टेड है, सब संग्रह किए गए हैं, मतलब सब कविताओं को एक किताब में लिख करके रखे हैं, जिस किताब का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास जो है इनकी एक रचना है वाल्ट हिटमैन साहब का। ठीक है, ये एक किताब है और इसी में वाल्ट हिटमैन का जितने भी कविताएं हैं उस सबको इसी में संग्रह करके रखे हैं। इज नॉन फॉर इट्स फ्री राइम। देखिए जितने भी इनकी कविताएं लीव्स ऑफ ग्रास में संकलित हैं उस सब जो हैं वो जाने जाते हैं फॉर इट्स फ्री राइम। फ्री राइम के मतलब एकदम बिना लय वाला। ठीक है, याद रखिएगा, वाल्ट हिटमैन साहब एक ऐसा पोएट हैं जिनको अमेरिका में जब तक ये जिंदा रहे तब तक लोगों ने इनको प्यार दुलार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? क्योंकि इनकी कविताओं में लय नहीं होता था। लय के मतलब, जैसे होता क्या है कि कुछ ऐसे पोएट हैं जो लय भरा पोएम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कविताओं में लय की कमी होती थी। ठीक है, लय नहीं रहता था। लय के मतलब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए 2 लाइन लिखा हुआ है तो एक ऊपर वाला लाइन जो है उसके ठीक नीचे वाला जो लाइन लिखा हुआ हो वो ऊपर वाला से मिलता जुलता हो। ठीक है, लय में मिलता जुलता हो। तो ऐसा कोई भी इनकी कविताएं नहीं थी जिसमें लय था, मतलब सब के सब फ्री राइम था, फ्री लय था। एंड लैक ऑफ राइम, और जितने भी इनकी कविताएं थे, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, उस सब में राइम की कमी देखने को मिलता था। इसीलिए अमेरिका के लोगों ने सोचा कि बेकार की पोएम है, क्यों, क्या इसमें कोई लय वगैरह है, नहीं तो पढ़ने में अच्छा नहीं है। लेकिन देखिए मेरे भाई, वाल्ट हिटमैन साहब भले ही लयहीन कविता लिखते थे, लेकिन इनकी कविताओं में जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ता था उसको आत्माएं डोल जाती थी। इतना अच्छा ही कविता लिखते थे वाल्ट हिटमैन साहब। ठीक है, हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस। देखिए वाल्ट हिटमैन जब पहला बार पब्लिश्ड किए, मतलब अपनी कविताओं से भरी जब किताब को इन्होंने पहला बार पब्लिश्ड किया, प्रकाशित किया, एट हिज ऑन एक्सपेंस, उसमें खुद का ही खर्चा किए थे, मतलब खुद से पैसा लगा करके ही जो है पब्लिश किए थे। इन 1855 1855 ईस्वी में वाल्ट हिटमैन साहब लीव्स ऑफ ग्रास, जो आप देख रहे हैं ना, इस किताब को इन्होंने प्रकाशित किया, खुद का पैसा लगा करके, खुद से इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके 1855 ईस्वी में लीव्स ऑफ ग्रास नामक किताब को प्रकाशित किया। हाउएवर, यद्यपि द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन। देखिए इनकी जो कविताएं होती थी, फ्री फॉर्म ऑफ पोएम मतलब कविताओं जो होते थे फ्री फॉर्म के मतलब एकदम स्वतंत्र रूप से इनकी कविताएं होती थी। मतलब ये खास करके अपने ऊपर जो है ना बातों को बता करके लोगों को संदेश देने की कोशिश किए हैं कि देखो दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया के लोग कैसे हैं, किस प्रकार की उनकी सोच विचार है। ये मत सोचो, तुम पहले खुद के बारे में देखो कि तुम क्या सोचते हो, तुम किस ढंग से रहते हो, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी भावना क्या है। अगर इस चीज़ को आप समझ गया तो पूरी दुनिया को तुम समझ सकते हो कि दुनिया के लोग क्या हैं। तो इनकी कविताएं जो होती थी वो स्वतंत्र रूप से ही लिखते थे, मतलब पहले नंबर तो कि लय नहीं होता था उन कविताओं में, ठीक है, और इस स्वतंत्र रूप से लिखते थे। मतलब कोई अगर कहे कि भाई लय भरा लिखे तो उनकी बातों को नहीं सुनते थे, ये खुद से जो है ना उन चीज़ों को दर्शाते थे। जॉयफुल डेडिकेशन मतलब पूर्ण समर्पण के साथ ऐसी कविताओं को लिखते थे। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल मतलब वही व्यक्तिगत जो महत्व है उसको अपने कविताओं में दर्शाने की कोशिश करते थे और पूर्ण समर्पण के साथ लिखते थे। वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इतना अच्छा बात लिखने के बाद भी सिर्फ कविताओं में लय न होने के कारण इनको प्रारंभ में नॉट वेल रिसीव्ड, इनकी प्रारंभ में कविताओं को वेल रिसीव नहीं हुआ, मतलब अच्छे से लोग जो है प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं पढ़ पाए एट फर्स्ट, प्रारंभ में। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कोस्ट हिटमैन हिज जॉब, जिससे हुआ क्या कि इनको
काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तो खुद से पैसा लगा करके ही प्रकाशित किए थे, लेकिन लोगों के द्वारा जब लाइक नहीं किया गया, लोगों के द्वारा जब इनकी कविताओं को पढ़ा नहीं गया, किताबों को पढ़ा नहीं गया, तो इनको ऐसा लगा कि जितने भी पोएम का एक कलेक्शन किए थे उसका कीमत जो है चुकाना पड़ा इनको जॉब को खो करके। ठीक है, इनको ऐसा लगा कि भाई इतना हम पैसा लगा दिए और लोग जो हैं हमारी कविताओं को नहीं पढ़ें। ठीक है, हालांकि इनको लगता था कि हम बहुत अच्छे अच्छे बात लिखे हों, सच में अच्छा बात लिखते थे, लेकिन होता क्या था कि लोगों ने इनकी कविताओं में लय न होने के कारण अमेरिका के लोगों ने इनकी कविताओं को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाया। हाँ, एक चीज़ है, जब इनको मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद जो है धीरे धीरे अमेरिका के लोगों ने इनकी कविताओं को पढ़ना शुरू किया, तब जाके उन्हें पता चला कि अरे बाप, ये तो बहुत अच्छे बात लिखते थे। ठीक है, बाद में इनको जो है मिलता है ख्याति। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑप्शन, अमेरिका के लोग जो हैं इनकी कविताओं को ऑप्शन समझते थे। ऑप्शन मतलब एकदम फूहड़, क्योंकि लय नहीं होता था। इन 1881 1881 ईस्वी में आफ्टर मेनी एडिशन, कई संस्करण के बाद, मतलब एक पर एक जो है ना किताब लिखते गए, कविता लिखते गए, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट, मतलब ऐसे ही एक पर एक जो है ना चीज़ों को लिखते गए और अंत में लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें ये अपनी कविताओं का संग्रह करके रखे थे, उसको फाइनली मतलब अंततः एक पब्लिशर इनको मिल ही गया, प्रकाशक। उन्होंने कहा कि भाई लाइए हम इसको प्रकाशित करते हैं, ठीक है, और इसको मार्केटिंग करते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, आप जो हैं बेफिक्र रहिए, ये चलेगा, लोग इसको पसंद करेंगे। तो एक पब्लिशर ने इसकी जिम्मेवारी ले ली कि हम उसको प्रिंट करते हैं, मतलब पुनः जो है इसको छापते हैं और छाप करके इसको हम प्रकाशित करते हैं। ठीक है, लोग जो है इसको पढ़ेंगे और समझेंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अनसेंसर्ड ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन वर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। देखिए क्या हुआ, लीव्स ऑफ ग्रास जिसको 1855 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, खुद के पैसा खर्च करके वाल्ट व्हिटमैन साहब जो है इसको प्रकाशित किए थे। तो हुआ क्या, इसको ट्रांसलेशन वो आदमी किया, कलेक्शन वर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। जब अच्छे ढंग से उसको अनुवाद किया उस पब्लिशर ने, तो क्या हुआ, इंथुजियास्टिकली एकदम उत्साह के साथ यूरोप के लोगों ने इनकी किताब को पसंद किया, लीव्स ऑफ ग्रास को, जिसमें ढेर सारा कविता को ही संकलित करके रखे थे। बट लेकिन व्हिटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन फिर भी क्या हुआ भाई, यूरोप के लोगों ने तो इनकी कविताओं को पहचाना, कविताओं की जो भावना थी उसको समझा, लेकिन फिर भी ये क्या हुए, रिमेंड रह गए, मतलब एकदम अवशेष इनका ये रहा कि तुलनात्मक रूप से अनएप्रिशिएटेड रह गए, मतलब अप्रशंसनीय रहे। कहाँ, अमेरिका में। मतलब ये कहिए कि अमेरिका के लोगों ने फिर भी इनको प्यार दुलार नहीं दिया। मतलब एक पब्लिशर को अपने ढंग से पब्लिश करने के बाद भी अमेरिका के लोगों ने इनकी किताबों को नहीं पढ़ा, बल्कि यूरोप में उत्साह के साथ यूरोप के लोगों ने इनकी कविताओं को पढ़ा। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, यह सिर्फ इनके मरने के बाद, दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका। देखिए मैंने पहले भी बताया, जब वाल्ट व्हिटमैन साहब का मृत्यु हो गया तो सिर्फ इनके मरने के बाद इन्होंने क्या किया है, कुड विन एप्रिसिएशन, ये प्रशंसा को जीते हैं, मतलब इनको ख्याति मिला है इन अमेरिका में। मतलब जब तक ये जिंदा रहे तब तक अमेरिका के लोगों ने इनको प्यार दुलार नहीं दिया, इनके द्वारा लिखे गए किताबों को, कविताओं को नहीं प्यार दुलार दिया, क्योंकि उसमें लय की कमी होती थी, इसलिए लोग फुहड़ समझते थे। लेकिन बहुत अच्छे बात लिखते थे भाई। बाद में अमेरिका के लोगों को लगा कि अरे भाई तो बहुत अच्छा बात लिखते हैं अपने कविताओं के माध्यम से। फॉर इज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव, मतलब जो असली और विचित्र जो इनका एक्सप्रेशन था, मतलब इनकी जो भावना थी उसको दर्शाएं, और एक ओरिजिनल मतलब असली और विचित्र जो इनका एक्सप्रेशन था, जो इनकी भावना था, उसको अमेरिका के लोगों ने बाद में समझा। जब इनको मृत्यु हो गया था तब वहाँ के लोगों ने इनकी भावनाओं को समझा। ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, मतलब अमेरिका के व्यक्तिवाद, वहाँ के लोगों ने इसको समझा। हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है, जैसे कि लीव्स ऑफ ग्रास हो गया, इसको प्रकाशित किए थे 1855 में खुद से पैसा लगा करके, एंड ड्रम टैप्स, और एक और इनकी कविता है जिसका नाम है ड्रम टैप्स, इसको इन्होंने 1866 ईस्वी में प्रकाशित किया था वाल्ट व्हिटमैन। आशा करते हैं ये पूरा पोएट से रिलेटेड जो बात आप लोगों को बताया गया, ये अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी वगैरह सारा चीज़ करवाऊंगा, लेकिन पहले इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए।
ठीक है, तो ये था पोएट के बारे में। अब हम चलते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर को देखते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट हिटमैन किन चीज़ों को बतलाए हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, पोएट के बारे में बातों को बता दिया गया। अब हम चलते हैं इनकी पोएम की शुरुआत करते हैं कि अपने पोएम के माध्यम से वाल्ट हिटमैन क्या बताने की कोशिश किए हैं। देखिए, पहला लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए, ये थोड़ा सा मिटका हुआ है ना, धुंधला टाइप के है, तो ये सेलिब्रेट है। ठीक है, याद रखिएगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए, पोएट कहते हैं कि हम खुद से उत्सव मना लेते हैं, हम खुद से सेलिब्रेट कर लेते हैं, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद से हम गा लेते हैं। तो भाई, खुद से उत्सव मना लेते हैं, खुद से गा लेते हैं, ये कहने का मतलब क्या हुआ इनका? तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाल्ट हिटमैन साहब हैं, इनका कहना है कि देखिए, हम जब भी डिप्रेशन में होते हैं, जब भी हम टेंशन में रहते हैं, तो हम किसी व्यक्ति के पास नहीं जाते, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का सहारा नहीं लेते, क्योंकि वो व्यक्ति हमको कब तक खुश करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है कब तक वो हमको खुश करेगा। इसलिए कहते हैं कि हम खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं और खुद से सिंग कर लेते हैं, मतलब गा लेते हैं। फिर आगे वो क्या कर रहे हैं, एंड वाट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम। देखिए, एज्यूम के मतलब होता है मानना। कभी कह रहे हैं कि एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शेल एज्यूम, और तुम भी ऐसा मानोगे, मुझे विश्वास है। यानी वाल्ट हिटमैन हम लोग को सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई, जब भी हम टेंशन में होते हैं, जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं, तो हम खुद से उत्सव मना लेते हैं, खुद से गा लेते हैं, और जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानोगे, ऐसा मुझे लगता है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग टू यू। पोएट कहते हैं वाल्ट हिटमैन कि क्यों नहीं ऐसा कर सकते हो, अरे हम भी तो एक इंसान हैं। जिस कण से, जिस एटम से मेरा शरीर बना हुआ है, मतलब जिस प्रकार के कण हमारे अंदर बिलोंग करता है, संबंध रखता है, एज गुड एज बिलोंग्स टू यू, वैसा ही कण तो तुम्हारे में भी है। मतलब जिस कण से मेरा शरीर बना है, वही कण से तो तुम्हारा भी शरीर बना है। तो क्या मैं जो कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते हो? वाल्ट हिटमैन साहब हम लोगों को सलाह दे रहे हैं, और हकीकत बात है भाई, जब वो भी एक इंसान है जो वो चीज़ करते हैं। और देखिए रियल बात है, जब कभी भी आप ऐसा फीलिंग कीजिएगा, जब कभी भी अगर आप टेंशन में हैं और खुद से अगर आप गाना गा लेते हैं, खुद से अगर आप गुनगुना लेते हैं, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो वही चीज़ों पर फोकस किए हैं वाल्ट हिटमैन, और हम लोगों को सलाह दी है कि भाई क्यों नहीं कर सकते हो? जिस कण से मेरा शरीर बना है, वैसा ही तो तुम में भी निहित है, वैसा ही कण, तो क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? आगे देखिए क्या कह रहा है, आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। वाल्ट हिटमैन कहते हैं कि जब भी मैं लोभ करता हूँ, लोभ के मतलब होता है इधर उधर भटकना, मैं जब भी इधर उधर भटकता हूँ या जब भी हमको मन नहीं लगता है, एंड इन्वाइट माई सोल, तो मैं क्या करता हूँ, अपने साथ अपनी आत्मा को इन्वाइट करके रखता हूँ, मतलब आमंत्रित करके रखता हूँ। आई लीन, मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। पोएट वाल्ट हिटमैन का कहना है कि हम जब भी आराम करते हैं, जब भी इधर उधर भटकते हैं या आराम करते, जब भी इधर उधर भटकते हैं तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। और आराम कहाँ करते हैं? ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। देखिए, कोई भी आदमी जब खुश है, उसकी आत्मा संतुष्ट है, तो इंसान हर चीज़ को अनुभव कर सकता है। वाल्ट हिटमैन कहते हैं कि मैं जब भी इधर उधर भटकता हूँ तो हम थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, जो गर्मी के दिनों में उगने वाले घास होता है। देखिए, अस्पीयर के मतलब होता है घास का नुकीला भाग। क्या होता है? घास का नुकीला भाग। तो ये कहते हैं कि हम अपने आप को इतना संतुलित में रहते हैं कि हम अपने साथ अपने आत्मा को इन्वाइट करके रखते हैं, तो इतना ना हम अपने आप को संतुलित रखते हैं कि गर्मी के दिनों में उगने वाली घासों के जो नुकीला भाग होता है, उस पर भी अगर हम बैठते हैं तो उसको हम फील कर सकते हैं, उस कांटों को, नुकीला भाग को हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। पोएट का कहना है कि मेरी जीभ, मेरी जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त की प्रत्येक कण, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। अरे भाई, हम अमेरिका में पैदा हुए तो हम अमेरिका की ही मिट्टी और अमेरिका की हवा से मेरा शरीर बना। ठीक है, यहीं हमको टंग मिला, जुबान मिला। ठीक है, यहीं हमको ब्लड के प्रत्येक कतरा जो है
एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का प्रत्येक कण जो है इसी मिट्टी इसी हवा से बना हुआ है, यानी अमेरिका में। तो क्या मैं जो कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते हो? ऐसा करो, ऐसा करने से क्या होगा कि भाई तुम भी खुश रहोगे। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैंने यहाँ पर जन्म लिया अपने माता पिता से। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट द सेम, और मेरे माता पिता भी अपने माता पिता से जन्म लिए। एंड देयर पेरेंट द सेम, और उनके माता पिता भी अपने माता पिता से जन्म लिए अमेरिका में। यानी कहने का मतलब है कि पोएट जो हैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि देखिए हम भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, और अगर आप भी इंसान हो तो आपके भी माता पिता हैं। यानी पोएट बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, हम कहीं अंतरिक्ष से नहीं आए हैं, हम भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं, हम भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, आप भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं। हमारे माता पिता भी माता पिता से जन्म लिए थे, और उनके माता पिता भी माता पिता से, मतलब हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, अपने माता पिता ही हमको जन्म दिए हैं। तो एक इंसान जो है इस धरती पर आया है अपने माता पिता से जन्म लेकर के, सबका शरीर सेम है, सबका इसी हवा मिट्टी से बना है। तो क्या मैं जैसा करता हूँ वो तुम नहीं कर सकते हो? ऐसा करो। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारे अंदर हैप्पीनेस आएगा, खुशी आएगा, और तुम खुश रहोगे, और तुम अपने आप को अच्छे ढंग से संतुलित रखोगे, और हर चीज़ को महसूस कर सकोगे। अगर खुद डिप्रेशन में रहोगे तो क्या महसूस करोगे? आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, पोएट कहते हैं वाल्ट हिटमैन कि अब मैं 37 साल का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, याद रखेगा पोएट वाल्ट हिटमैन जब इस कविता को लिख रहे थे तो उस समय अपनी उम्र कितना बताए हैं? 37 साल। इनका कहना है कि मैं अब 37 साल का हो गया हूँ, परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और इस उम्र में हेल्थ की शुरुआत होती है, मतलब स्वास्थ्य की जो है ना अच्छे ढंग से शुरुआत होती है, उस उम्र में मैं हूँ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ। देखिए पोएट को इतना कॉन्फिडेंस है कि कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि मरने तक मेरा जो हेल्थ है वो सीज नहीं होगा। सीज के मतलब ख़त्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? पोएट को कॉन्फिडेंस है कि हम जब भी, भाई देखिए इंसान का आधा शरीर तो उसका डिप्रेशन से ख़त्म हो जाता है। जो इंसान हमेशा टेंशन में रह रहा है, समझ जाना वो इंसान का जो है ना, उस इंसान का क्या होगा, उसका शरीर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो वही वाल्ट हिटमैन बताने की कोशिश किए हैं कि भाई हम आशा करते हैं, हम अपने आप को इतना खुश कर लेते हैं खुद से गा करके, खुद से उत्सव मना करके, कि हमारा हेल्थ जो है एकदम परफेक्ट है, और मैं आशा करता हूँ कि मरने तक हमारा स्वास्थ्य जो है वो ख़राब नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। अगला लाइन में देखिएगा, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। देखिए पोएट का कहना है क्रीड्स, क्रीड्स के मतलब यहाँ पर मजहब होगा, ठीक है, और स्कूल्स के मतलब होता है सोच, स्कूल के मतलब होता है सोच विचार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और क्रीड्स के मतलब होता है मजहब। देखिए पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति मजहब के बेकार की सोच विचार में पड़ जाते हैं। इन एबियंस, एबियंस के मतलब होता है बेकार की बातें, ठीक है, बेकार की बातें। देखिए ध्यान दीजिएगा, पोएट का कहना है कि कुछ इस धरती पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जाति और मजहब में अपना सोच को जो है ना उसमें लगा देते हैं, बेकार की बातों में फंस जाते हैं। रिटायरिंग बैक, कभी कभी वो इंसान जाति मजहब से थोड़ा रिटायरिंग बैक होने की कोशिश करता है, मतलब उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। अ वाइल सफिस्ड एट वाट दे आर, लेकिन तब तक क्या होता है, सफाइस्ड हो जाता है। सफाइस्ड का मतलब काफ़ी ज़्यादा वो इंसान उसमें लीन हो जाता है। एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, वो इंसान चाहता है कि वैसी मजहब से हम, कभी कभी वो सोचता है इंसान कि हम निकलें, लेकिन तब तक वो इंसान बहुत आगे बढ़ गया होता है, और ऐसी बातों को कभी नहीं भूल पाता है, कभी नहीं भूल सकता है। मतलब एक बार अगर जाति मजहब में इंसान फंस गया है तो अगर निकलेगा भी तो भी उसको दिमाग से ऐसा बात जो है नहीं निकलेगा, और बार बार जो है वो सताता रहेगा। आगे कह रहे हैं अंतिम लाइन में कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। देखिए पोएट कहते हैं हार्बर का मतलब होता है विचार करना। मैं अपने आप को इतना संतुलित रहता हूँ खुद से गा करके, खुद से उत्सव मना करके, कि मैं गुड और बैड को अच्छे ढंग से पहचान लेता हूँ। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको अच्छे से मैं पहचान लेता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं प्रत्येक खतरे के ऊपर बोलने के लिए स्वतंत्रता चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। और पोएट हम लोग को भी सलाह देते हैं कि जहाँ पर तुम देखो, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, वहाँ एकदम स्वतंत्र रूप से तुम बोलो, ठीक है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, बिना अपनी प्रकृति को, बिना अपनी प्रवृत्ति को चेक किए, जांच किए, एकदम ओरिजिनल एनर्जी के साथ जो है उस चीज़ पर बोलो।
और ऐसा तभी कर सकते हो जब तुम खुश रहोगे। तो पोएट जो है वाल्ट हिटमैन ये बताने की कोशिश किए हैं कि नेचर विदाउट चेक, अपने नेचर को, अपने प्रकृति को, ठीक है, बिना जांच किए ओरिजिनल एनर्जी के साथ तुम बोलो, बोलने की साहस रखो, ठीक है। तो वाल्ट हिटमैन हम लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं कि जब भी डिप्रेशन में रहो तो खुद से गा लो, खुद से उत्सव मना लो, जैसा कि मैं करता हूँ। यानी वाल्ट हिटमैन साहब जो करते हैं, खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं और ये कहते हैं कि हम अपने आप को संतुलित में रखता हूँ, इसलिए तुम भी करो। क्यों नहीं कर सकते हो? जिस मिट्टी से मेरा शरीर बना है, जैसा शरीर मेरा है, जिस कण से मेरा शरीर बना वही कण से तुम्हारा भी शरीर बना। हम भी माता पिता से जन्म लिए, हमारे माता पिता भी अपने माता पिता से जन्म लिए, उनके माता पिता भी अपने माता पिता से जन्म लिए। तो अगर इंसान अपने माता पिता से जन्म लिया, सबका सेम, सबके अंदर ब्लड है, सब लोग इसी हवा मिट्टी से बने हैं, तो भाई क्यों नहीं जो हम कर सकते हो तुम कर सकते हो। तो यही चीज़ों को बताने की कोशिश की है वाल्ट हिटमैन इस पोएम के माध्यम से। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।